बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब तक आपने देखा कि गजा तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, खंडर बन गया है, लेकिन जो कुदरत ने इस दफा किया है इजराइल के साथ, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। कयामत खेज मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। ये कयामत खेज मनाजिर नहीं है तो और क्या है कि पूरे इजराइल में आग लगी हुई है। और हालत ये है कि कई वो कह रहे हैं कि अब तक की जो सूरत हाल हमें समझ आ रही है, कई हजार एकड़ तक जलकर राख हो गया है इजराइल। और इस सारी सूरत हाल में बात ये हो रही है कि मामला इतने हद तक खराब हो गए, हिजबुल्लाह ने इतने मिसाइल मारे हैं, इतने रॉकेट्स मारे हैं, मार मार कर इसराइल का भुरकच निकाल दिया है। और हालत ये है कि अब ये आग उनसे नहीं बुझाई जा रही। आप जरा देखिए इस रिपोर्टर को, आप उसके चेहरे पर खौफ देखिए। ये इजराइल का रिपोर्टर है, पीछे लगी हुई है आग और उसकी टांगे काम पर। ये एक टाइम ये था कि अल जजीरा और बाकी रिपोर्टर्स का मजाक उड़ाते थे। अब वो बता रहा है दुनिया को कि देखो हमारा इजराइल जल रहा है, देखो हम बर्बाद हो रहे हैं, कोई हमें बचाने वाला नहीं है। ना हमारी फौज में वो दमखम है, ना हमारी एयरफोर्स में दमखम है, ना टेक्नोलॉजी है, ना कुछ है। असल में इस दफा जो हिजबुल्लाह ने कर दिया है, आप सोच लें कि बिल्कुल एंड है। अब उसके बाद हुआ क्या है, इन्होंने रॉकेट मारे और वो रॉकेट देखिए बात को ये नहीं कर रहा कि जी इसराइल जल रहा है, पूरी तरह राख का ढेर बन गया है। यहां पर याद रखिएगा दो तीन तरह की चीजें हुई हैं। एक तो खास तौर पर गरकत के दरख्त इन्होंने जला दिए हैं, फिर उसके बाद जो हमले किए हैं पूरी तरह तबाह बर्बाद कर दिए। अब इसराइल का ध्यान डाइवर्ट करवा दिया है उन्होंने गजा से लेकर लेबनान की जानिब। लेकिन कोई एक चीज डिस्कस नहीं कर रहा कि आयरन डोम फेल हुआ, अर्ली वार्निंग सिस्टम फेल हुआ, इनका बैलून फेल हुआ, इनके जहाज फेल हुए, इनके ड्रोन्स फेल हुए, इनके अर्ली वार्निंग सिस्टम जो एडवांस लेवल के थे, अवैक्स और न जाने क्या कुछ, वो सारे फेल हो गए। बताएं कि जब ये सारे हथियार इन्होंने लिए, वेपन्स लिए, रेडार सिस्टम इनके फेल है, ना ये रॉकेट रोक पाए ना कुछ और रोक पाए। और हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम इनको रोज इतना जख्म देंगे, इतना जख्म देंगे कि ये अपने जख्म जब तक ठीक करते रहेंगे, इनको अंदाजा और तकलीफ होती रहेगी कि इन्होंने गजा के साथ किया क्या है। अब सारे हैरान है इस बात पर कि इजराइल पूरे का पूरा आपने जला दिया, रॉकेट आप मार रहे हैं वहां पर इनके, यानी वो अब आग जो है वो बढ़ती जा रही है, इनसे आग रुक नहीं रही। और इन्होंने नेबर कंट्री से कहा है कि आप हमारी मदद करें। अब जाहिर सी बात है लिबनान एक साइड पर है और मदद मांगी है जी मिस्र से और दीगर से कि जी आप आए हमारी मदद करें इस आग को बुझाने में, क्योंकि हमारे जो फायर फाइटर्स हैं वो हजारों एकड़ जो जल चुके हैं, वो कह रहे हैं जी उसको बुझाने में नाकाम रहे हैं। इसराइल में इतना खौफ है, इतना खौफ है, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। ये अजीबो गरीब इस दफा उन्होंने रॉकेट्स मारे हैं और ऐसे रॉकेट्स हैं कि वो, यानी आप ये सोचें कि उन्होंने पहले भी ये मारते, लेकिन वो अब मिस हुए हैं और उसके बाद आग भड़कती जा रही है, भड़कती जा रही है और आगे तक चली गई है। और इजराइल का सारे का सारा यानी हजारों एकड़ जो फॉरेस्ट है वो जंगल राख का ढेर बन गया है। सोचे 20 घंटे से ये आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, आग नहीं बुझ रही। और कई इजराइल के फौजी जो है वो मारे गए हैं 24 घंटों के अंदर अंदर। और अब हुआ क्या है, इजराइल के मिनिस्टर्स ने ऐलान कर दिया है कि अब लेबनान के जलने का वक्त हुआ चाहता है। इसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि अब ये लेबनान पर हमला करने के लिए जा रहे हैं और जंग छेड़ने जा रहे हैं लेबनान पर। लोग ये कह रहे हैं कि जी वो असल में लेबनान से उन्होंने जंग करनी थी, उनको कोई जवाब चाहिए था। ऐसा नहीं है, ऐसी सूरत हाल होना होती तो बड़ी पहले हो जाती। अब उन्होंने ये देखा उन पर हमला हो गया बहुत ज्यादा। देखिए अगर वो लेबनान से जंग करते हैं तो गजा में उनको सेटबैक लगेगा, क्योंकि वो वहां पर फोकस नहीं कर सकते। और याद रखिएगा लेबनान की जो जंग है वो बड़ी खतरनाक होगी। वो तो 2006 में उन्होंने इतना मारा था, तो अब तो उनके पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, अब तो उन्होंने वैसे नहीं छोड़ना। तो यहाँ जो जंग होगी इस दफा वो आप भूल जाएंगे। जो आग लगी हुई है, लोग वहां से गुजर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कयामत खेज मनाजिर है हमारे लिए। यानी राख का ढेर बन गया और इतनी आग है, फायर फाइटर्स बुझा नहीं पा रहे आग, और इतनी तबाही उनकी हो गई है, उनकी बेसिस की तबाही है। एरिया से लोग आपने खाली करवा लिए, लोगों को कहा इमीडिएटली निकले यहाँ से, लाखों की तादाद में लोग वहां से निकले। और याद रखिएगा जब आग इतनी बढ़ जाती है, तबाही होती है, तो वो दोबारा भी लगती है। और फिर याद रखिएगा कि उसके बाद जो तबाही होती है उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, जो हेल्थ पर फिजा के अंदर है, वो नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं।
इजराइल की 75 साल तारीख में कभी जिंदगी में ऐसे हमले नहीं हुए जहां पर इजराइल को इस तरह की आग फेस करना पड़ी हो। अब आप ये सोचें कि हसन नसरुल्लाह इन्होंने कहा, यूसी कौन ने क्या बात की, उसने कहा जब हम चाहेंगे इस बंदे को उड़ा देंगे। उसने कहा अच्छा ये लो उड़ा दो, मैंने तुम्हारे जंगलात और तुम्हारी बेसेस उड़ा दी हैं, तुम्हारा ड्रोन उड़ा दिया है। असल में हमला एकदम शुरू हुआ है और दो ही पार्टी से इस वक्त हमला शदीद करी। अब ये करने क्या जा रहे हैं, प्लान अब ये कर रहे हैं कि जैसे ही सबसे पहले इस आग पर काबू पाए, इन्होंने फौरी तौर पर अपने F-35 और दीगर जो ड्रोन्स और चीजें हैं उनसे ये करने जा रहे हैं, इनसाइड स्ट्राइक करेंगे ये लेबनान के अंदर। और वहां पर जब सूरत हाल होगी कि आप जाहिर सी बात है लेबनान पर हमला करेंगे तो वो उनके रॉकेट्स और मिसाइल जो हैं वो आपको मारना शुरू कर देंगे। अब जंग शुरू होने वाली है हिजबुल्लाह बमुकाबला इजराइल। ये जंग के लिए आप तैयार रहिएगा, ये बड़ी खतरनाक जंग होगी। और ये याद रहे कि लेबनान के पास बहुत बड़ी तादाद के अंदर असला है, रॉकेट्स हैं, और वो समझ लें कि अभी भी उनके पास 2-2.5 लाख के करीब रॉकेट्स हैं, उन्होंने मारने हैं, मिसाइल हैं उनके पास, और उनकी ताकत बहुत ज़्यादा है। और इस सारी सूरत हाल में लेबनान को कह दिया गया है कि आप तैयारी करें, अब जंग में आप कूदने वाले हैं। वहाँ के लोग मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अब मजे की बात यह है कि ड्रोन्स आए और ड्रोन्स ने आकर यहाँ पर आग लगा दी। अब ये गुलान हाइट्स में असल में हुआ क्या था कि इजराइल ने वहां पर जाकर किया है स्ट्राइक। गुलान हाइट्स पर जाकर ये ज्यादातर चीजें लगी नॉर्दर्न साइड के ऊपर लगी हैं। अब गुलान हाइट्स तो वहां पर है जहां पर ये कब्जा करने की तैयारी कर रहे थे, तो यहाँ पर तो इनके लिए बहुत ही खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। अब ये कैसे मैनेज करेंगे, यानी आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त सायरन है, आग है, फिजा के अंदर बिल्कुल शोले आके कई कई फीट ऊपर तक जा रहे हैं। अब रॉकेट जो है वो बुरी तरह इनको जब आकर लगे हैं तो इनके कई फौजी यानी इन आग के अंदर ही झुलस गए हैं। तो ये अब आप सोचें कि जो टाउन्स हैं, कई टाउन्स इनके, वो इन्होंने पूरी तरह तबाही का शिकार कर दिए हैं। अब हुआ क्या है, ये जा रहे थे वेस्ट बैंक की जानिब। अब वेस्ट बैंक में अगर आप चले जाते तो तबाही है। उन्होंने काम ये किया कि हिजबुल्लाह ने शदीद जंग जो है उसको तेज कर दिया। देखिए ये याद रखिएगा, ये जो इस वक्त हिजबुल्लाह ने इतनी आग और ये तमाम मामला किए हैं, ये उनका 4 से 5% है सिर्फ, यानी कैपेसिटी। अभी उन्होंने अपनी 96% कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं की, ये याद रखिएगा। जब इजराइल की जंग होगी तो वो कैपेसिटी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ईरान की इंस्ट्रक्शंस उनको है कि अगर यानी वो इनसाइड ही लगे रहे, हमने इनको बाहर इंगेज ना किया तो ये इसी तरह का काम करते रहेंगे। तो बाहर इंगेज करने के लिए उनको सबसे अहम बात यह है कि इजराइल को डाइवर्ट करना है। अगर वहां से डाइवर्ट होंगे तो मामला होगा। उसमें एक प्लान क्या है इनका, स्ट्रेटजी ये है कि हम यहाँ पर इजराइल को करेंगे मैनेज, उधर से हमास जो है वो रीमर्ज होकर सामने आएगी, यानी दोबारा वो सुरंगों से निकल आएंगे और दोबारा वहां पर ताकत पकड़ेंगे और दोबारा उनको खत्म करना बहुत मुश्किल होगा। देखिए पाकिस्तान ने बाढ़ लगाई, आप सबको पता है कि हमने बाढ़ में कितना पैसा लगाया, अरबों डॉलर्स लगाए, हमारे कितने जो है सिक्योरिटी के जो पर्सनल्स हैं उन्होंने अपनी जानें दी हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें अफगानिस्तान से ताने ये मिलते हैं कि आपने बाढ़ लगाई है, तो हम उनको कहते हैं अफगानिस्तान से आपके दहशतगर्द भेजते हो या आते हैं, जो भी है सूरत हाल। तो वो कहते हैं कि अच्छा अगर ये बात है तो बाढ़ लगाइए, वो आ कैसे सकते हैं, तुमने तो बाढ़ लगाई हुई है तो वो कैसे आ सकता है। हमने उनके खिलाफ ज़रबे ऑपरेशन किया और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अभी तक वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुए। तो जो लोग यहाँ पर रहते हैं गजा के अंदर, ये समझते हैं कि वो उनको ख़त्म कर देंगे। इजराइल कभी भी नहीं। देखिए असल में होता ये है कि ऐसे जो सिनेरियोज होते हैं उनमें बहुत मुश्किल होता है कि आपको एक सारी यानी बिल्कुल कह रहे जी हमने क्लियर कर लिया है। वो भी तब जब सुरंगों का मामला, हमारे जो पहाड़ हैं वो रेतले हैं, वहां से चीजें बड़ी डिफिकल्ट है। उससे ज्यादा 1000 गुना ज्यादा खतरनाक ये मामला है जो इस वक्त यानी जो हमास ने काम किया। वो तो सुरंगों के बादशाह हैं, वो तो कीड़े हैं वहां के, वहां से वो लेकर जाते हैं, वहां पर उन्होंने सारा काम किया है। अब उसके बाद होगा क्या कि हमास यहाँ पर ताकत लेकर आएगी। अब इस तरह सूरत हाल ये है कि इजराइल को ये लगता है कि इनको हथियार पहुंचाएंगे या नहीं, हमास को उनको टाइम मिल जाएगा। असल में ये एक टाइम गेन पॉलिसी है। टाइम गेन इस तरह है कि हिजबुल्लाह की अब जंग छिड़ने वाली है इजराइल के साथ। जब वो जंग छिड़ जाएगी तो वो फोकस गजा से हट जाएगा, तो वो गजा में दोबारा आ जाएंगे। अब ऐसा तो नामुमकिन है कि जी वो गजा में भी लड़ाई करते रहे, आगे भी लड़ाई करते रहे और हिजबुल्लाह के साथ भी लड़ाई करते रहे, ऐसा नहीं होता। तो बड़ा मुश्किल होता है। ऑलरेडी उनकी फौज और उनके मामला इतने खराब है। देखिए स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, इजराइल की स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, इन्वेस्टर पैसा सारा निकाल रहा है, मूव कर रहा है, वो बैरून मुल्क को लेकर जा रहा है।
सो अब जो सूरत हाल ये पैदा हो रही है उनके लिए बड़ी खतरनाक है। आग खत्म होने का नाम नहीं ले रही और ये एक ड्रोना ख्वाब हुआ है। अब इजराइल में चीजें बड़ी अजीबोगरीब सामने आई हैं कि इनके पास अभी जो हथियार और चीजें इस्तेमाल की हैं वो 4-5% है। अब वो नहीं मजीद करेंगे, उससे होगा क्या कि उसके बाद जब हमास यहाँ पर ताकत पकड़ेगी, उनको टाइम कुछ चाहिए, वो जो कैदी हैं वो उनको मूव करते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि उनको कहीं ना कहीं असला पहुंच रहा है, फूड पहुंच रहा है, चीजें पहुंच रही हैं। देखिए 238 दिन उन्होंने लड़ाई की है, ये छोटी बात नहीं होती। 238 दिन तकरीबन 8 माह बनते हैं। आपने 8 महीने लड़ाई की है। अब उस लड़ाई के बाद आप अगले मरहले में जा रहे हैं तो आपको वो चीजें मिल रही हैं, यानी आपको सामान लेना है, आपने दोबारा इमर्ज होना है, भर्तियां नहीं करनी है, बहुत सारी चीजें करनी है। तो असल में ईरान की इनके साथ पहले से अंडरस्टैंडिंग थी कि अब ये आप करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे। आपने गौर नहीं किया एक बात, अजीबोगरीब बात, इनकी स्ट्रेटजी आप जरा समझिए। हुआ क्या था कि स्टार्ट में सबसे पहले हमास ने रॉकेट मारे, जब उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ तो हिजबुल्लाह ने भी लड़ाई शुरू कर दी। हिजबुल्लाह ने लड़ाई शुरू कर दी और उसके बाद वो बीच में चुप हो गए। इन्होंने कहा कि अच्छा हिजबुल्लाह को हमने समझा दिया, वो हमला नहीं करेंगे, यानी उनको धमकी दी। अब हुआ क्या, अचानक से उन्होंने हमले शुरू कर दिए। बंदा ये पूछता है कि आपके पास 2-2.5 लाख के करीब मिसाइल और रॉकेट्स है, आप कंटिन्यूसली डेली मारे तो क्या हाल होगा। नहीं, वो एक स्ट्रेटजी थी उनकी कि जैसे हम उनको इधर डाइवर्ट करेंगे, फलाना लेकर जाएंगे, इधर लेकर जाएंगे। वो करते करते उनके जो मामला था वो काफी हद तक खराब हो गए। ये अब सिनेरियो है कि उधर से हमास ताकत पकड़ेगी, उनके लोग आगे आएंगे। अब लोगों ने जब आगे आना है और ताकत पकड़नी है तो देन वो आगे मूव करेंगे। उस दौरान गालिबन ईरान के अंदर जो मामला है वो इलेक्शन का, वो भी कंप्लीट हो जाएगा और वहां से इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा, स्ट्रेटजी बन जाएगी, फिर उसके बाद वो दोबारा हमला करेंगे। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि हमास के जो लोग इमर्ज होकर आएंगे, जो इलाके गजा के इजराइल ने ले लिए थे वो इलाके उनसे वापस लेते जाएंगे। अब आप ये सोचें कि लड़ाई क्या चल रही थी नेतन्याहू की और बाकियों की। नेतन्याहू ने कहा था कि फौज मैंने रखनी है गजा के अंदर। जो उनके इत्तेहादी थे वो कह रहे थे नहीं, फौज नहीं रखनी। खास तौर पर आर्मी चीफ ने मुखालफत की थी। उसने कहा देखें आप यहाँ पर फौज रखते हैं, हमारी फौज के लोग मरते जाएंगे, क्योंकि उनको इतना डर है। वो कहते हैं कि हम किसी जगह बैठे, हमें पता ही नहीं है हमारी रात आज जिंदा है कल मर जाए, क्योंकि सुरंगों से निकल आते हैं, हम उसको ट्रेस कर नहीं पा रहे। तो उन्होंने कहा था हमने फौज नहीं रखनी। तो नेतन्याहू ने कहा अगर आप फौज नहीं रखेंगे दोबारा वापिस आ जाएंगे। तो उसने कहा अब इसका हल हमारे पास कुछ नहीं है। अब आप ये सोचें कि जब आप लेबनान के साथ एक लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, जंग में उतर रहे हैं, तो क्या वहां से आपको फौजें नहीं हटानी पड़ेंगी? जाहिर सी बात है हटानी पड़ेंगी, तो फिर वहां पर भी हमले शुरू हो जाएंगे। ये बात अब आपको समझ आएगी कि अमेरिका ने इनको कहा था कि देखें अगर आपने ये जो मुकद्दस मकामात या कोई चीजें इन पर हमला किया मुसलमानों की, उन्हें कहा था कि 12 फ्रंट खुल जाएंगे। अभी तो ये सिर्फ 2 फ्रंट खुले, उन्होंने कहा 12 फ्रंट खुल जाएंगे, आप ये जंग नहीं जीत सकते। उसके बाद सारी दुनिया आप पर लपक जाएगी और हम भी मैनेज नहीं कर सकते। अब आप सोचें जरा कि अमेरिका पीछे हट रहा है। अमेरिका को ये बात समझ नहीं आ रही कि यार अच्छा हम क्या करें, क्या सिनेरियो बनेगा, हमें तो ऑलरेडी मार पड़ रही है। हौसियों ने उधर हमले तेज किए हुए हैं, उधर हौसियों ने अमेरिका को पकड़ा हुआ है, उधर इन्होंने पकड़ा हुआ है इसराइल को। और ये जो इस वक्त लहर उठी है ये बड़ी खतरनाक है और सारी सिचुएशन गजा से हटकर लेबनान की साइड पर चली गई है और वो तैयार बैठे हैं। अब आप डॉट्स मजीद कनेक्ट करें तो इब्राहिम रईसी के जाने के बाद ये स्ट्रेटजी बदली है, वरना पहले याद रखिएगा स्ट्रेटजी डिफरेंट थी। वो ये थी कि इब्राहिम रईसी ने जो उनके आर्मी चीफ है उनके थ्रू ये पैगाम दिया था और उन्होंने ऐलान किया था कि इजराइल अब ये जंगबंदी कर दे। अगर उसने जंगबंदी ना की तो फिर ईरान हमला करेगा। ये असल में आपको याद होगा ये स्ट्रेटजी थी। उसके 3-4 दिन बाद वो बेचारे इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उसके बाद ईरान ने ये तो नहीं कहा कि हम ये काम करेंगे। हाँ, एक चीज बड़ी अहम हो गई है कि उसके बाद हिजबुल्लाह ने हमले शुरू कर दिए। वो कयामत खेज आग, वो लम्हे, वो तमाम चीजें अब आपको देखने को मिल रही हैं। तो साफ जाहिर है कि स्ट्रेटजी अब चेंज हुई है और अब उन्होंने मारने। अब इससे क्या होगा, हिजबुल्लाह के पास है पहले ही ऑलरेडी टेक्नोलॉजी। देखिए होता क्या है कि ये अफगानिस्तान में हुआ था कि जब अमरीकियों ने हमला किया तो अफगान तालिबान पहाड़ों में चले गए। और वो असल में क्यों चले गए, वो वहां पर लड़ते रहते, वो ये चाह रहे थे कि अमरीकी अंदर आ जाएं। जब अमरीकी अंदर आ जाएंगे तो फिर हम इनको मारेंगे। फिर वो पहाड़ों से निकलते हैं, लेकिन मारते मारते उनको 20-22 साल लगे। नुकसान उसमें बड़ा हुआ, लाखों लोग मारे गए, लेकिन उन्हें फाइनली अमेरिका को शिकस्त दे दी। अब एक अजीबोगरीब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अवाम वहां पर सड़कों पर निकले हुए हैं और इसराइल ने कहा जी 1/3 जो है, यानी मोर देन 1/3 ऑफ गजा, यानी आप ये सोचो जो कैदी हैं वो मारे जा चुके।
अब आप ये सोचें कि सारी सूरत हाल में इजराइली इनको छोड़ेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता छोड़ेंगे। लोग वहां पर इनके खिलाफ हैं, इंटरनेशनल सतह पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इवन के वो आकर कह रहे हैं कि अभी आग जो बढ़ती जा रही है, हमें इस सारे सिनेरियो में इस आग को रोकना है और ये हमले बढ़ते जा रहे हैं। आप बताएं, अगर आप छोटे से ड्रोन्स जो हैं वो अमरीकी होशियों के नहीं रोक पाते और उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट कर जाते हैं, अगर हिजबुल्लाह के छोटे से ड्रोन्स हैं वो हमला करके वापस चले जाते हैं, ये पहले तो नहीं हुआ ना। अब गौर करें, इब्राहिम रेसी के बाद 2 चीज़ें हुई हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिजबुल्लाह ने कोई ड्रोन मारा, वो तो 1 वे मिशन होता है, मारते हो आप भी मरते हो वो भी मारते हो। ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि हिजबुल्लाह का एक मिशन गया, वहां पर जाकर उन्होंने मारा और वो वापस आ गया। साफ जाहिर है इब्राहिम रईसी के जाने के बाद एक स्ट्रेटजी बदली है और आपको नज़र आ रही है नई टेक्नोलॉजी पहुंची है। इसीलिए हमास को भी अब टेक्नोलॉजी पहुंचानी, क्योंकि कई जगहों से जब आपको फौज हटानी पड़ती है तो वहां से आपने कोई एक्टिविटी करनी होती है। जब आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो देन आप नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये सिनेरियो तो बड़ा क्लियर इस वक्त इजराइल के लिए हो रहा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आप गौर करें, इंटरनेशनल प्रेशर, नेतन्याहू को हटाना, उसको घर भेजना, फिर उसके बाद चाइना का खड़ा होना, ये फलाना करना, अमरीकी इंतखाब और ये सारे सिलसिला, सारे वर्ल्ड के अंदर स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, चीज़ें बदल रही हैं, तलट पलट हो रहा है सारा सिस्टम। स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो रही हैं, खाली यहाँ की नहीं, अमेरिका की भी, इजराइल की भी, इंडिया की भी और दुनिया भर में क्रैश हो रही हैं। एक अजीब सा बहरान और एक अनहोनी सी कैफियत जो है वो इस वक्त सारी दुनिया में तारी है। लेकिन इस दफ़ा आपको मानना पड़ेगा कि इजराइल पीछे चला गया है, लेबनान आगे चला गया है। इजराइल ने वहाँ पर जाकर आम लोगों पर स्ट्राइक करना है लेबनान में, बदले में उन्होंने भी रॉकेट्स मार मार कर इनका भुरकस निकाल देना है। और इस दफ़ा ये 2006 वाली लड़ाई नहीं है, ये याद रखिए 2024 होगी और इसमें जो नुकसान इजराइल का होगा बड़ा ज़्यादा होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।